नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे इतना अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे किसी भी एग्जाम में उससे संबंधित एक भी प्रश्न आप लोगों का गलत ना हो। आज की क्लास में हम थोड़ी सी इतिहास के बारे में बात करेंगे। इतिहास का मतलब है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, जहां तक मेरा अनुमान है कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। हिस्ट्री की तरफ जाने का मतलब थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, कुछ बातों का मतलब जो शायद महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में हमें जानना है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो मेरी दादी मुझे एक बात बताया करती थी। क्या कह रही थी कि भाई आज से पहले क्या कैलकुलेशन नहीं होती थी, क्या गणना नहीं होती थी, क्या हम लोग आपस में बातचीत नहीं करते थे। एक छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं, 1-2 मिनट का समय लगेगा। आप मेरे पिछली क्लासेस देखना, लगभग मैंने 15 से 20 क्लासें अभी तक रिकॉर्ड की है। उनमें मैंने आपसे ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन जहां पर हिस्ट्री की बात आती है तो मैं आपको बताता हूं कि पहले क्या था मैं और आज क्या हूं। मैं मेरे बारे में बात कर लेता हूं, मैं मेरे परिवार के बारे में बात करता हूं। आप सभी भी इस समय मेरा एक परिवार है, मैं आप सबके बारे में भी बात करता हूं। दोस्तों, आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, जैसा भी पढ़ रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए आप कंटिन्यू क्लास लेकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आपका कुछ पास तो होगा, यानी मेरे शादी से पहले मेरे जीवन में एक औरत और थी, मेरी दादी। गलत मत समझना। अब दादी के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, सुनना। उन्होंने क्या कंप्यूटर को अपना जीवन में उतारा, समझा, माना। मैं 2010 में जयपुर पढ़ाई करने के लिए आया, तारानगर चूरू का रहने वाला हूं। तो जब मैं जयपुर पहली बार आया तो दादी ने मुझे खर्चा पानी पैसे दिए। मेरा उनसे ज्यादा प्रेम है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे तेरे से बातचीत करनी हो तो मुझे मोबाइल दिला एक। तो ठीक है, दादी को मैंने क्या किया, एक मोबाइल दिला दिया। पूरी कहानी सुनना, 2 मिनट की है। मोबाइल दिला दिया। हिस्ट्री की बात करो इसलिए मुझे जिक्र करना पड़ा। दादी को मोबाइल दिलाया तो मैंने बताया कि ग्रीन वाले बटन से फोन उठ जाता है और रेड वाले से कट जाता है। ये 2 बटन बता के आ गया, उठाने और काटने वाला। जैसे अगली बार मैं 6 महीने में घर गया तो दादी मुझे कहती है, बेटा इस फोन में एक समस्या है। बोल क्या? बोल बात कोई करना चाहता है मेरे से, जब तो बात हो जाती है, लेकिन मैं किसी से बात करना चाहूं तो कैसे करूं। मैंने कहा वाजिब बात कह रही है भाई। तो मैंने दादी को स्पीड डायल वाले ऑप्शन सिखा दिए। 1 नंबर पे मेरा जोड़ दिया, 2 पे चाचा का जोड़ दिया, 3 पर बुआ का जोड़ दिया। दादा साथ ही रहते हैं, गलत मत समझना, उनको क्यों फोन करेगी, घर ही रहते हैं वो तो ऐसे दादी फोन मिलाना सीख गई। लेकिन जब मैं अगली बार गया तो एक नई स्टोरी मिली मुझे। दादी कहती ग्रीन वाले को 2 बार दबा मिस कॉल चली जाती है। मिस कॉल के आविष्कारक है मेरी दादी। तो ग्रीन वाले को बटन को दबा 2 बार मिस कॉल चल जाती, यानी आज वो एक सेल्फ डिपेंडेंट बन गई। किसी को फोन मिलाना हो मिला लेती है। कुछ निशानी भी कर ली कि ये लास्ट में 1 है 2 है, पढ़ी लिखी नहीं, हरियाणा की है पर बहुत तेज। अब देखो अगली स्टेप पे चलता हूं। मेरी शादी हो गई 7 मई 2019 को। फिर दादी कहती है कि बेटा मुझे क्या बहू से बात करनी है। ठीक है, कर ले फोन लगे। बोल ना ना ना, वीडियो कॉलिंग करनी है। हम दोनों जयपुर रहते हैं, वो गांव रहती है। वीडियो कॉलिंग करनी है, मतलब साधारण भाषा में क्या बोली कि मुझे तू वीडियो कॉलिंग वाला क्या दिला दे, मोबाइल दिला दे। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने दादी को वीडियो कॉलिंग वाला मोबाइल दिला दिया। अब भाई वीडियो कॉलिंग वाला मोबाइल दिलाया तो 5-7 दिन तो डेली रेगुलर दिन में 3-3 4-4 बार वीडियो कॉलिंग आती है। अब उसकी वीडियो कॉलिंग आनी बंद हो गई। तो मैंने पूछा दादी आजकल फोन क्यों नहीं करती। बोल तुम बिजी रहते हो इसलिए क्या फोन करूं। मैंने कहा ठीक बात है। लेकिन दादी एक नया काम सीख गई, यूट्यूब चलाना सीख गई। यूट्यूब पे मुरारी की कॉकटेल और वो बोलने वाला बटन आता है एसआरएस वाला, उसे सर्च करके पता नहीं क्या क्या खोल लेती, सब कुछ देखने लग गई। अब मेरे बताने और समझाने का मतलब क्या है कि वो एक जमाना था जब उनको मोबाइल पसंद ही नहीं था। वो मुझे कहती पूरे दिन मोबाइल में क्या आता है। अब मैं गया थोड़े दिन पहले तो बंदी मोबाइल ही चला रही, 2 मिनट मोबाइल में साइड में छोड़ के बात नहीं करी। बोल तू भी देख ले, आजा बगल में बैठ जा। मतलब पहले के जमाने में और आज के जमाने में काफी चेंजेस आ गया। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊं, जो मशीन हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कुछ लोगों का योगदान है। वास्तव में देखना, जो कंप्यूटर की संरचना है, संरचना का जनक, जो कंप्यूटर की संरचना है उसका जनक कहा जाता है दोस्तों वॉन न्यूमैन को।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता। सुपर कंप्यूटर का जनक, सुपर कंप्यूटर का जनक किसका जनक बताना है? सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है सेमूर क्रे। कुछ बातें कर रहा हूं, ये ऐसी बातें जो पहले डिस्कशन नहीं की। अब आप कहो सर कि आपने एक आदमी का तो नाम लिया ही नहीं, किसका? अबिकस का। आदमी है क्या डिवाइस है ये? तो अबिकस प्रथम गणक। पास्कलाइन, बात करेंगे इनके बारे में, थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं। पास्कलाइन प्रथम यांत्रिक गणक, मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये कुछ चीजें लिखी है मैंने। आगे बढ़ता हूं, थोड़ी और बात करता हूं। एक बार देख लो इन सब के बारे में। संरचना का जनक, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक अबिकस, प्रथम गणना करने का यंत्र पास्कलाइन, प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर। थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं कंप्यूटर का जनक, ठीक है, किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। गुरुजी एक बात बताओ। बोले बोल गुरुजी। पिता तो चार्ल्स बेबेज है, माता? अब जैसे ही मैं तुम्हें माता बताऊंगा तुम कहोगे गुरुजी भाई बताओ, बहन बताओ, बुआ बताओ, मौसी बताओ, या तो फिर पूरी रिश्तेदारी मैं बताऊं कंप्यूटर की। ना भैया, इतनी कौन चाल है। लेकिन फिर भी एक और सवाल के बाद माता के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगर आता है यहां पर कंप्यूटर विज्ञान का जनक, किसकी बात कर रहा हूं? कंप्यूटर विज्ञान का जनक। तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक, कंप्यूटर का नहीं, कंप्यूटर विज्ञान का जनक, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का नाम आ जाता है एलन ट्यूरिंग। किसे कहा जाता है? कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है गुरुजी, यहां तक भी बात समझ आ गई। चलिए अब माता बताओ गुरुजी। अरे रुक जाओ भाई, नहीं बताओ बताओ। ले चलो ठीक है, कोशिश करता हूं कि कंप्यूटर की माता के बारे में आपको बताऊं। ठीक है, माता कौन ही एक चित्र बनाओ। ये क्या है? 0। ये क्या है? 0। ये क्या है? 0। ये क्या है? 1। ये क्या है? 0। ये क्या है? 1। ये क्या है? 0। ये क्या है? 0। ये क्या है? 1। ये क्या है? 0। ये क्या है? 1। ये क्या है? 0। ये भी क्या है? 0। तुम्हारी गलत नजर ना पड़े इस पर, इसलिए इसकी मांग भर देता हूं। मैंने नहीं भरी है भैया, गलत मत समझ आना। इसे थोड़ा जयपुर का वस्त्र पहना देता हूं। ठीक है, इसका नाम है एडा अगास्टा। क्या नाम है? एडा अगास्टा। इसे कहा जाता है प्रथम प्रोग्रामर। इस लेडीज ने कंप्यूटर में पहली बार प्रोग्राम लिखा, इसलिए इस एडा अगास्टा को श्रीमती लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमती एडा अगास्टा को दुनिया की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। ये कंप्यूटर की माता पर ऐसे सवाल बनते नहीं है, केवल बातचीत करने के लिए हमने इसे देख लिया। ठीक है सर, कुछ और बताओ। बात तो करते रहेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हम वो डिस्कशन करते हैं जो वास्तव में हमें करना जरूरी है। क्या जरूरी है? बोल देखो, क्या देखूं? बोल सिंपल सी बात करनी है अपन को। क्या करनी है? कंप्यूटर सिस्टम के बेनिफिट क्या क्या है। हम पहले कंप्यूटर के फायदों के बारे में बात करते हैं। लिखा है कंप्यूटर सिस्टम के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पहला है गति। गति का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर एक मशीन होता है। क्या होता है? मशीन होता है, और मशीन होने के नाते बहुत तेज गति से काम करता है।
ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर मैं कहूं गति मापी किस में जाती है, कंप्यूटर की, माइक्रो प्रोसेसर की, इंटरनेट की, सुपर कंप्यूटर की, तो अलग अलग है। वैसे हम जनरली कंप्यूटर की गति के लिए 10 की घात -6, 10 की घात -9 और 10 की घात -12 ऐसे वर्ड यूज करते हैं। माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड, नैनो सेकंड, ऐसे हम इनके लिए टर्म्स इस्तेमाल में लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ रही है? जी सर, हम बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत तेज गति से कार्य करने वाली मशीन होता है कंप्यूटर। आगे लिखा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है शुद्धता। भाई अगर मैं कई बार आपसे प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं, आपसे कोई ये कहे कि आपका नाम क्या है, प्रभात वालिया, फिर कहे गुरुजी नाम बताना, प्रभात वालिया, फिर कहे गुरुजी नाम बताना, प्रभात वालिया, अगली बार पूछेगा वो सलमान खान है, क्या करेगा बता? कहने का मतलब क्या हुआ, आदमी कभी न कभी थका हुआ तो गलत जवाब दे सकता है, लेकिन मशीन कभी भी गलत जवाब नहीं देती है। 4 + 3 7 होते हैं, तो हमेशा ही कितने होंगे? 7 होंगे। एक्यूरेसी यानी शुद्धता पर काम करने वाला डिवाइस या मशीन होता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, नीचे क्या लिखा है? उच्च संचयन क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यानी इस मशीन में अपन बहुत अधिक अमाउंट में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें इंफॉर्मेशन सुरक्षित रखना भी क्या होता है? आसान होता है। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे आप कभी जयपुर पढ़ाई करने आए या कहीं भी गए, घर वालों ने आपको 10 या 20 हजार रुपए दे दिए, बैग में रखे। हमारे गांव से स्लीपर बस आती थी जिसपे हम सोकर या बैठ कर आते थे, तो उसके अंदर 10,000 रुपए रख दिए, तो जिस बैग में 10,000 रुपए रखे थे उस बैग को सिराने रख के सोते थे। सीट पे बैठे तो आगे रखते थे, पीछे नहीं रखते थे। बार बार देखते भी पैसे कहीं चली नहीं गए, बीच में बस रुकती थी, पानी पीने भी गए तो पैसे संभालते थे। लेकिन अगर वही चीज एटीएम में पड़ी है तो क्या बार बार हम पॉकेट में जाके एटीएम देखते हैं क्या? अरे देखो एटीएम में पैसे, बार बार बैलेंस चेक करते हैं क्या? नहीं दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा की सुरक्षा करना भी क्या रहता है? आसान रहता है। कुछ विशेषताओं के बारे में मैं बात कर रहा था, आगे चलते हैं। कुछ और विशेषता इसमें दे रखी है, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। और क्या विशेषता बता रहा है ये इस कंप्यूटर की? देखो ये कह रहा है कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें वर्सेटिलिटी है, उसमें परिश्रमशीलता है। दोनों का मतलब समझना। इसका मतलब है कंप्यूटर घरों में भी काम आता है, कंप्यूटर स्कूल में भी काम आता है, कंप्यूटर मनोरंजन में भी काम आता है, कंप्यूटर शिक्षा में भी काम आता है, कंप्यूटर विज्ञान में भी काम आता है। अलग अलग जगह पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। भाई साहब मैं तो कहूं शादियों लेके तलाक तक, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तक, फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट देखने तक, और बोल रहे तो नकल करने खातिर भी कंप्यूटर को उपयोग करी जाए। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता। अब उसको शादी और तलाक में कंप्यूटर काम किया है, भाई जी कहने का मतलब वो है शादी हो तो शादी प्रमाण पत्र बने, मैरिज सर्टिफिकेट, वो कंप्यूटर के माध्यम से बनता है, ई मित्र वाला बनाता है। ठीक गुरु जी, सही बात था। ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी ई मित्र या मतलब नगर निगम में जठे ही बने, बठू बन गया है। परिश्रमशीलता, थके को नहीं भैया, जितना मर्जी काम करा लो, जितनी देर काम करा लो, मशीन काम करती रहेगी। ये हर मशीन की विशेषता ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो सिंपल सा एक वर्ड आता है, बुद्धिमत्ता स्तर, आईक्यू लेवल। क्या कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग होता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं होता। आने वाले दिनों में कंप्यूटर ऐसा आएगा जो कृत्रिम बुद्धि पर आधारित होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। भाई साहब मैंने भी सोची थी एक सुपर कंप्यूटर बना दूं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि पर आधारित हो। रजनीकांत की एक मूवी आई थी रोबोट्स, देखी थी क्या? हाँ गुरुजी देखी। तो उस मूवी की खास बात बताऊं कि रोबोट्स को भी रजनीकांत की लुगाई से प्यार हो गया भाई, उसी के लिए लड़ाई हो गई दोनों के बीच में। भाई मुश्किल 30 साल में मिली है, मैं तो रोबोट बनाऊंगा नहीं, कल को उसके लिए अभी जो मुझे पसंद आएगा वो रोबोट्स को आएगा, मैंने बनाया तो इसलिए मैंने वो ख्याल निकाल दिया। लेकिन प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, फिलहाल के जितने भी मशीन और रोबोट्स है उसमें आईक्यू लेवल कितना होता है? 0 होता है। कृत्रिम बुद्धि पर ही आधारित होती है, यानी मानव जो उन्हें निर्देश देता है उन्हीं पर वो काम करने वाली मशीन होती है। एक छोटी सी बात और बताएं, कहते एक होता है मानव मन,
और एक होता है आपका मशीन। दोनों में गति किसकी तेज होती है? कई बार पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर तेज चले कि मानव का मन तेज चलता है। भाई साहब, मानव का मन तेज चलता है। आप अभी जोधपुर पहुंच जाओ, भरतपुर पहुंच जाओ, कोई ख्याल लिया हो मन में, कौन मना करता है? लेकिन वास्तव में कंप्यूटर इतना जल्दी रिजल्ट आपको नहीं देता है। ये एक मशीन की लिमिटेशन है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हम बातें कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। दोस्तों, अगर जर्नल हम देखें तो हम कंप्यूटर को किसके आधार पर कहें? गति के आधार पर, कार्य के आधार पर, उपयोग के आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है, अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कंप्यूटर को अगर हम जर्नल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। पहले इन तीनों की सिंपल डेफिनेशन बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड है मेरे दिमाग में एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। मैं पहले हाइब्रिड कंप्यूटर बताता हूं, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषता पाई जाती है, दोनों की तरह काम कर सकता हो, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इधर क्या लिखा है? एनालॉग कंप्यूटर। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो आपने बताया था सर सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था, वो भी एक प्रकार का कौन सा कंप्यूटर था? एनालॉग कंप्यूटर था, जिसे सबसे पहले कोलकाता के सांख्यिकी विभाग में 1953 में लगाया गया था। ये आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए डेफिनेशन की बात करें एनालॉग कंप्यूटर की, तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कौन से सिग्नल इनपुट लेते हैं? एनालॉग सिग्नल लेते हैं। कौन से लेते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग सिग्नल लेते हैं? अब एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं? देखो, ऐसे जो सिग्नल चलते हैं उन्हें हम कौन से कहते हैं? एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो ये कौन सा इनपुट लेते हैं दोस्तों? एनालॉग इनपुट लेते हैं। कौन सा लेते हैं? एनालॉग इनपुट लेते हैं, इसलिए इन्हें हम कौन से कंप्यूटर के नाम से जानते हैं? एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहें ये क्या इनपुट लेते हैं? गति पे, या मैं कहूं दाब इनपुट लेते हैं, इनसे ही काम करते हैं। टेम्परेचर मापने वाला थर्मोमीटर, या मैं कह दूं स्पीडोमीटर, या पेट्रोल पंप पर जो काम आने वाला जो जर्नल आता था, या हम कहें स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, बोरोमीटर, ये नाम सुन लो भैया। ज्यादातर क्या करते हैं? ये एनालॉग इनपुट लेते हैं और ये एनालॉग ही हमें आउटपुट देते हैं। कौन से कंप्यूटर की बात कर रहा हूं? एनालॉग कंप्यूटर की। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, एनालॉग इनपुट लेकर सिग्नल दाब में एनालॉग आउटपुट दे देते हैं, ठीक है। इन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अगर मैं कहूं सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था और एक प्रकार का कौन सा था? एनालॉग। इस प्रकार के जो सिग्नल चलते हैं उन्हें एनालॉग बोलते हैं। आगे अगर इनके आगे हम बढ़े और बात करें कौन से की एनालॉग के बाद दूसरे नंबर पे जो है उन्हें हम क्या बोलेंगे? डिजिटल कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर कहेंगे? डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे, ठीक है। अब डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिग्नल लेते हैं दोस्तों? डिजिटल कंप्यूटर ऐसे जो सिग्नल लेते हैं उन्हें हम डिजिटल सिग्नल के नाम से जानते हैं। 1010, अगर इधर ज्यादा बड़ा कर दिया तो फिर हम 11 लिख देंगे। तो जो इनपुट में डिजिटल सिग्नल लेते हैं, डिजिटल आउटपुट देते हैं या एनालॉग आउटपुट देते हैं, उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में जिन मशीनों का हम उपयोग कर रहे हैं, जिन कंप्यूटर का हम उपयोग कर रहे हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? डिजिटल कंप्यूटर के नाम से ही जानते हैं। यहां पर ये कुछ प्रकार है डिजिटल कंप्यूटर के। पहला कौन सा है? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। उससे पहले एक और जिसके बारे में हम जिक्र कर सकते हैं, यानी डिजिटल के बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा आएगा? हाइब्रिड, जिसमें किसके गुण होते हैं? एनालॉग और साथ में डिजिटल।
दोनों की तरह कार्य करने की क्षमता पाई जाती है, जिनमें दोनों की तरह काम करने की विशेषता होती है, उसे हम कौन सा कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ऑयल रिफाइनरी हो गई, इन सभी जगह पर इसका उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें डिटेल से पढ़ना है कौन से कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मिनी क्या होता है, माइक्रो क्या होता है। ये हमने कंप्यूटर का टेक्निकल वर्गीकरण देखा था, जनरल वर्गीकरण था, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। अब हम देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर भी आगे कितने प्रकार के होते हैं, 4। सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे, सुपर कंप्यूटर। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, मेन फ्रेम। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, मिनी। और चौथा कौन सा पढ़ेंगे, माइक्रो कंप्यूटर। अब हम देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर का पहला प्रकार, जिसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के पहले प्रकार को हम कह रहे हैं सुपर कंप्यूटर। प्यारे विद्यार्थियों, सुपर कंप्यूटर दुनिया में सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर होते हैं। कुछ विशेषता, कुछ बातें मैं करूंगा। दूसरी बात, सुपर कंप्यूटर सबसे पहला कब आया, किसने बनाया, उसके आधार पर सुपर कंप्यूटर का एक व्यक्ति को जनक भी कहा जाता है, जिसका नाम है सेमूर क्रे। सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सुपर कंप्यूटर जो होते हैं सबसे तेज होते हैं। एक बात बताओ, चलो आपको अगर आईफोन 11 मिल जाए, 11 प्रो मिल जाए, 12 प्रो मिल जाए, ठीक है, या आपको छोटा सा वीवो का या ओप्पो का या माइक्रोमैक्स का फोन मिले, भाई आपको इंजीनियर तो हो नहीं, उसका ऐप डेवलपमेंट कर नहीं रहे हो, आप तो केवल उसमें ऑनलाइन क्लासें ले रहे हो, तो आप तो उसमें खोलते ही सोनी एजुकेशन स्टार्ट कर दोगे, आप उसमें खोलते ही वर्ड चालू कर दोगे, आप खोलते ही व्हाट्सएप चालू कर दोगे। भाई आपको चाहे 1 करोड़ का कंप्यूटर मिले, चाहे 1 लाख का कंप्यूटर मिले, चाहे आपको नॉर्मल किसी दुकान पर कंप्यूटर मिले, आप तो उसमें वही काम करते हो जो आपको करना है। वास्तविकता अपन यही डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बार स्क्रीन पर देखिए, हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर वैसे सामान्य पर्पज वाले कंप्यूटर नहीं है। ये आपको एक चित्र दिखाया है मैंने, टेक्निकली ये आपका चित्र सुमित कंप्यूटर का है, ठीक है। इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले कुछ चीजें लिखी है, एक बार उसे हम देखते हैं और फिर अच्छे से बात कर पाएंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में। अगर आप सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर का जनक सेमूर क्रे को कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लोप्स में मापा जाता है। फ्लोप्स का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है मेरी बात। अब क्या कह रहा है, प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, कई बार पूछ लेते हैं। इसे कहा जाता है CDC 6600, इसे अमेरिका द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फुजास्टू, जापान का है। 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है। दोस्तों आप केवल 1 नंबर याद मत रखो, आप 2 नंबर भी याद रख लो। कई बार हमें ऑप्शन में वो 1 नंबर देता ही नहीं है, उसके साथ में 2 नंबर दे देता है। अब कह रहा है परम सुपर कंप्यूटर भारत में बनाया गया है, और परम ब्रह्मा भारत का एक सुपर कंप्यूटर है जो वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। क्रे 1 और क्रे का निर्माण अमेरिका में हुआ। कहां पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ये सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी मैंने प्री चर्चा रखी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं भारतीय सुपर कंप्यूटर की। किसकी बात कर रहे हैं, जो भारत में उपयोग में लिए जाने वाले सुपर कंप्यूटर है। कौन कौन से हैं, थोड़ा सा डेट वाइज डिस्कशन कर रहा हूं। सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे 1991 में CDC द्वारा बनाया गया। CDC का मतलब हुआ सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग इंडिया, और इसका जो प्रधान कार्यालय है वो पुणे में स्थित है। कहां पर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग इन इंडिया का कार्यालय पुणे में स्थित है। चलिए, इसके बाद परम शिवाक बनाया गया, परम मिशन बनाया गया, परम शिवाय बनाया गया। परम ब्रह्मा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। चलिए, यहां तक बात समझ आ गई। सुपर कंप्यूटर का यूज हम देखते हैं, कहां पर हम इन सुपर कंप्यूटर को काम में लेते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत और भी हम करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं,
कुछ और चीजें बता रहा हूं। ये सुपर कंप्यूटर की हिस्ट्री है। दो सुपर कंप्यूटर के बारे में और मुझे बात करनी है। क्या कहना है कि प्रत्यूष एक सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण आईआईटी पुणे द्वारा किया गया है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और एक है महीर सुपर कंप्यूटर। इन दोनों की गति बराबर है। 2019 तक ये दोनों सबसे तेज सुपर कंप्यूटर थे। क्या लिखा है? लगभग इनकी गति 6.8 पेटाफ्लॉप है, यानी बहुत तेज गति से ऑपरेशन करने वाले ये कंप्यूटर है। दोस्तों, आज से 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया ने 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए, इसके बावजूद भी वो सुपर कंप्यूटर का निर्माण नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और समझने वाली बात करते हैं। इसके बाद जो सुपर कंप्यूटर है उनके उपयोग देखो। यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर की हम बात करते हैं। तो यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर अगर अपन देखें तो हम कह सकते हैं जो रिसर्च होता है, या मैं कहूं अंतरिक्ष अनुसंधान होता है, या मैं कहूं सुरक्षा विभाग होता है, या मैं कहूं मौसम का पूर्वानुमान लगाना होता है, वहां पर आपको सुपर कंप्यूटर का क्या करना होता है? उपयोग करना होता है। कई बार लाइन देते हैं आकार में सबसे बड़े, गति में भी सबसे तेज, पैसे में भी सबसे महंगे, यानी ये तीनों चीजें ज्यादा होती है। कौन से कंप्यूटर में? सुपर कंप्यूटर में। दो बात आपको याद रखनी है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर सीडीसी 6600। अच्छा, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आज की डेट पर, टिल आज डेट है मेरे हिसाब से जो मैं पढ़ा रहा हूं 10/10/2020, इस तारीख तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम ब्रह्मा है, और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुजास 2 है, जिसे जापान में बनाया गया है। दोस्तों, एक छोटा सा देश जापान टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया से आगे है, यानी जापान से आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखो, सुपर कंप्यूटर के बाद अगले नंबर पे जिस कंप्यूटर का नाम आ रहा है दोस्तों, उसे कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर से धीमा होता है। किससे? सुपर कंप्यूटर से धीमा, स्लो होता है। ठीक है मेरी बात? अच्छा, इसका उपयोग भी कहां पर किया जाता है? बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, याहू, एप्पल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये क्या करती है? बड़ी कंपनियां इसको सर्वर कंप्यूटर के रूप में लगाती है। दोस्तों, इन सभी कंप्यूटर को एयर कंडीशनर वातावरण की जरूरत पड़ती है। ये साधारण टेम्परेचर में नहीं चलते हैं, इसके लिए बड़ी बड़ी एसियां लगाकर रखनी पड़ती है, जहां पर ये कंप्यूटर प्रॉपर से काम करते रहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गुरुजी, हम आपकी बात को अच्छे से समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं जी। सुपर कंप्यूटर के बाद हमने पढ़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर। आकार में भी सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, गति में भी कम होते हैं, पैसे में भी सस्ते होते हैं, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो बड़ी कंपनियां इन्हें सर्वर कंप्यूटर के रूप में काम में लेती है। बैंकिंग सेक्टर में ज्यादातर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, अगली लाइन पर चलते हैं। सुपर कंप्यूटर के बाद जिसका नाम आया उसे हमने कहा मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर कहा उन्हें हम? मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर की अगर बात करें तो छोटी कंपनियां जो हैं, किसकी बात कर रहा हूं? छोटी कंपनियां इसे अपने सर्वर कंप्यूटर के रूप में काम में लेती है, या कहूं बैंक जो होती है वो सर्वर के रूप में काम में लेती है। इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो भी इसे सर्वर के रूप में काम में लेती है। साधारण और समझाने वाली बात प्यारे विद्यार्थियों ये है कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर था, उससे धीमा, उससे छोटा, उससे कम गति वाला,
जो प्रिंट कंप्यूटर था वो मेन फ्रेम था, उससे भी कम वाला मिनी कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर होता है। इससे ज्यादा एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक से अधिक क्या लगे होते हैं? प्रोसेसर लगे होते हैं। अधिक क्या लगे होते हैं दोस्तों? प्रोसेसर लगे होते हैं। दोस्तों इसे पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। किसे? एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का होना पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। चलिए यहां तक बात समझ आई? जी सर समझ आ गई, कोई बात नहीं, बहुत साधारण बातें कर रहा हूं जिससे आपको समझ आ जाए। इसके बाद नंबर अगले पर क्या नाम लिखा है देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या लिखा है अगले नंबर पर? माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप चित्र दिख रहा है, डेस्कटॉप, लैप का मतलब होता है गोद। लैप का मतलब क्या होता है? गोद। गोद लेना नहीं होता भाई, गोद इसमें बैठकर बच्चा खेलता है या अपन कुछ चीज रख सकते हैं, तो अपनी गोदी में हम लैपटॉप को रख सकते हैं, इसी वजह से इसे लैपटॉप कहा जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? सबसे छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं, पीसी के रूप में काम आते हैं, गेम खेलने के काम में लेते हैं, उसके साथ साथ हिसाब किताब के लिए काम में लेते हैं, घरों में काम आता है। हर जगह पर वर्तमान में केवल और केवल माइक्रो कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो आकार में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम समझें, बताएं और बातचीत करें तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर के रूप में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कोचिंगों में इस माइक्रो कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लिया। किसका वर्गीकरण देख लिया? कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लिया। अब आगे चलकर हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? हिस्ट्री। चलिए गुरुजी क्या बात करोगे हिस्ट्री के बारे में? मैं समझा दूंगा क्या करनी है। देखो इतिहास, सबसे पहला शब्द क्या आया? अबेकस। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, ये सुना मैंने कि दुनिया में सबसे पहला गणना करने का यंत्र कौन सा है? अबेकस है। दुनिया में गणना करने का सबसे पहला यंत्र कौन सा है? अबेकस। और अबेकस का यूज सबसे पहले कहां पर किया गया? चीन में। क्या लिखूं? प्रथम गणना करने का यंत्र। प्रथम गणना करने का यंत्र। एक और बात बताऊं, जापान में इसे अबेकस नहीं कहा जाता। जापान में इस अबेकस को पता है किस नाम से जाना जाता है? जापान में अबेकस को क्या कहा जाता है? सारोबान कहा जाता है। जापान में इस अबेकस को सारोबान के नाम से जाना जाता है। मित्रों चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं इस अबेकस के बारे में। मेरी दादी कहती है कि अबेकस दुनिया का सबसे पहला गणना करने का यंत्र नहीं है। पोता कहता है कि अबेकस है, दादी कहती है अबेकस नहीं। मेरी दादी प्रैक्टिकली करती है, डेमो दिखाती हूं, बोल दिखाओ। दादी बोली कि बता 3 और 2 कितने होते हैं? जोड़ने पर मैंने कहा 5 होते हैं। बोले बन गया विद्वान, अबेकस मांगा क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे तो आता है, मैं क्यों अबेकस मांगूंगा। चाइना के लोग आज भी गणना करने के लिए अबेकस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। फिर मैंने कहा अबेकस हो गया ना पहला यंत्र, यार समझाना क्या बात करना चाह रही है। तो दादी ने कहा बेटा जब तू छोटा था तो क्या गणना करने के लिए अबेकस का इस्तेमाल करता था क्या? मैंने कहा ना दादी जी। क्या करता था बेटा? तो मैंने कहा 1 2 3 1 2 ऐसे गिनकर क्या बताता था? 5 बताता था। ऐसा ही करता था ना। दादी ने कहा अब मैं गणना करती हूं तो क्या अबेकस मांगती हूं क्या बेटा? मैंने कहा ना दादी जी। क्या आप मेरे से लाइन खींच के गणना करवाते हो क्या? ना दादी जी। किससे गणना करती हूं? इस हाथ से। तो दुनिया का
सबसे पहला गणना करने का यंत्र क्या है दोस्तों? ये हमारा हाथ है। इसका मतलब अबेकस भी इसी तरह से बना है। अबेकस में ऐसे एक लाइन में 5 या उससे ज्यादा क्या लगे होते हैं? मोती होते हैं। गिनकर देखो, मेरे हाथ में अंगूठे को गिनना है। कुल अंगुलियों की संख्या कितनी है? 5। इसमें देखो 1 2 3 ऐसे लाइनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितनी हो गई गुरुजी? 15 हो गई। गलत जवाब है। इसमें लाइनों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कैसे? 4 तिया 12 और अंगूठे पर कितनी है? 2। तो दोस्तों अबेकस के बारे में मैं बात कर रहा था, आपको समझा रहा था। दुनिया का प्रथम गणना करने का यंत्र है। इसका चीन में उपयोग किया गया, जापान में इसे सारोबान कहा जाता है, और लाइन में 5 या उससे अधिक क्या लगे होते हैं? मोती लगे होते हैं। अबेकस के बाद अगला एक डिवाइस आया। कौन सा आया? अभी चर्चा करते हैं। क्या नाम है डिवाइस का? नेपियर बोन्स। जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया। किसने किया था? जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया था। दोस्तों इस नेपियर बोन्स को हम लघु गणक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इस नेपियर बोन्स को हम लघु गणक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसकी एक खास बात थी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? नेपियर बोन्स की बात कर रहा हूं, जिससे लघु गणक भी कहा जाता है। आपको याद क्या रखना है कि लघु गणक का आविष्कार किसने किया? तो लघु गणक का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया। या नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया? तो आप कहोगे जॉन नेपियर ने कहा। एक ही बात है, लगभग ये 1617 में। अब अबेकस तो बहुत पुराना था। जब सबसे पहले लोगों ने गणना करने की कल्पना की होगी तभी उन्होंने अबेकस का उपयोग कर लिया। लेकिन लगभग 1617 में, आज से 4000 साल पूर्व, देखो 1990 को 2000 का दशक कहा जाता है, आगे वाली लाइन को 1981 वाली लाइन को 1990 का दशक कहा जाता है। ऐसे इनको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहां पर मैं थोड़ी और बातचीत करूंगा आपसे, लेकिन पहले जो मुझे आपको समझाना है वो समझा देता हूं मैं। दोस्तों देखो, अब ये लघु गणक था क्या? इस नेपियर बोन्स ने क्या कहा या क्या किया? एक ऐसे आयताकार पट्टी ले ली, इसमें ऐसे 10 पट्टियां लगा दी। कितनी पट्टियां लगा दी? 10। और हर पट्टी पर ऐसे पहाड़ा लिख दिया। ऐसे हर पट्टी पर क्या लिख दिया? पहाड़ा। जिसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। दोस्तों अबेकस के बाद दूसरा जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बना उसे हम नेपियर बोन्स या लघु गणक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? 10 या 9 लाइन होती है, पट्टी होती है। इसमें क्या लिखे थे? पहाड़े, जिनके आधार पर क्या की जाती थी? गणना। एक दिन मुझे दुख हुआ यार, बहुत सारा। क्या दुख हुआ गुरुजी? अरे भाई मैं घर पे बैठा था, मैं तो अंग्रेजों के नाम ही सुन रहा था। इसने वो बनाया, उसने वो बनाया, उसने वो बनाया। फिर मेरे मन में आया कि क्या कोई भारत का व्यक्ति भी था क्या जिसने कोई कंप्यूटर मोबाइल के युग में काम किया? तो एक जना बोला कि सर एक बात बताऊं। बोले बता। सच सच कह रहा हूं, आप भी सोच के देखना गुरुजी। अगर घर जाके कोई भारत का बच्चा पेड़ के नीचे सो रहा हो और अपनी मम्मी को कहे कि मम्मी सेब पेड़ से नीचे क्यों गिर रहे हैं, तो मम्मी उसे कहेगी बेटा पढ़ाई छोड़ दे, खेत का काम कर ले। लेकिन गंदे गंदे विचार मन में, मतलब सेब तो नीचे ही गिरेंगे। आप प्रैक्टिकली अपने पापा के पास बैठ के पढ़ रहे हो तो उनसे पूछो, या फोन करके पूछ लो कि पापा पंखा क्यों घूमता है, तो आपको साफ कह देंगे बेटा IRS IPS पटवारी पुलिस मत बन, घर आ जा, तू तो मेरा बेटा ही अच्छा है, यहाँ रह के पढ़ ले। तो कहने का मतलब वो हमें ये थोड़ी कहेंगे बेटा पता लगा। अरे डॉक्टर CV रमन का नाम सुना है कि सुना है? वो समुद्र के किनारे बैठकर नीला पानी का रंग क्यों दिखाई देता है? भारत का प्रथम व्यक्ति था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ ब्लू है पानी, पानी पानी कौन देखता है? पानी के चारों तरफ घूमने वाली देखते हैं भाई, सीधी बात यही है। तो अब किसको कलर दिखाई देता है? तो प्रैक्टिकल यही बात कर रहा हूं, आपको चीजें समझनी पड़ती है। ये हो गया हमारा नेपियर बोन्स। अब नेपियर बोन्स के बाद एक व्यक्ति आया, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
कौन था? जिस व्यक्ति का नाम देखो। दूसरा डिवाइस आया स्लाइड रूल। इसका आविष्कार जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ओट्रेड ने किया लगभग 1630 में। लगभग बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, लगभग 1630 में। एक आदमी आया, उसने कहा कि यार ये नेपियर बोन्स तो मूर्ख था। क्यों? क्योंकि इसे 10 बनाने की जरूरत क्या थी? उदाहरण बताऊं, एक फीता होता है जिससे मुझे नाप लेना है। क्या लेना है? नाप। तो 10 फुट के लिए 10 फुट का फीता लाऊं, 5 फुट के लिए 5 फुट का लाऊं। ऐसा क्यों करूं? मैं 10 वाले को 5 तक खोल लूं और फिर 9 तक खोल लूं, 8 तक खोल लूं, 12 तक खोल लूं। जितना बड़ा है उतनी दूर तक खोल लूं। तो इसने कहा भाई मूर्ख, इतनी पट्टियां लगाने की क्या जरूरत थी? इसलिए क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पारे लिख दिए। 2 4 8 10 12 14 16 18 20। इसने क्या किया? भाई ने दिमाग लगा दिया। कैसा दिमाग लगाया? यहां पर इसने लगा दिए स्लाइडर। क्या लगा दिए? स्लाइडर। जिसको देखना हो, जिसको काम में लेना, उसे तो काम में ले लो, और जिसको नहीं देखना हो उसे क्या कर दो? छोड़ दो। इसने क्या लगा दिए दोस्तों? स्लाइडर लगा दिए। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्लाइड रूल। और वास्तव में ये लघुगणक का, लघुगणक कह दो या आप कह दो नेपियर बोन्स का विकसित रूप है। नेपियर बोन्स का कौन सा रूप है? विकसित रूप है। बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अरे कुछ पूछना है क्या? कुछ समस्या है क्या? नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगला जो डिवाइस है उसका नाम भी देखना। नेपियर बोन्स और लघुगणक एक जैसे थे, एक ही नाम से थे। उसका नया रूप बन गया स्लाइड रूल। आगे आते हैं, चित्र देख लो। क्या कह रहा है? सुन लो क्या लिखा है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। क्या नाम डिस्कस कर रहे हैं? पास्क लाइन। क्या बताया था? प्रथम गणना करने का यंत्र। क्या कह रहा था? पहला गणना करने का यंत्र कौन सा है? तो आप सीधा सीधा जवाब दिए होंगे कि अबेकस गणना करने का सबसे पहला यंत्र है। तो दोस्तों अगर मैं पास्क लाइन की बात करूं तो क्या कह सकता हूं? प्रथम यांत्रिक गणक। मात्र 20 साल की उम्र में बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने इसका क्या किया था साथियों, मित्रों? आविष्कार किया था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पास्क लाइन की। अबेकस से विकसित था। क्या था? सुनो, इसमें देखो 3 3 6 2 8 2 4 5 ऐसे और भी आगे थे। क्या आपने पुराना टेलीफोन देखा है? क्या देखा है? घुमाने वाला। तो क्या कहूं, इसमें पुराने टेलीफोन की तरह डायलर लगे होते हैं। इसमें पुराने टेलीफोन की तरह क्या लगे थे? डायलर, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो सकते हैं? घूम सकते हैं। जो क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी आप उन्हें घुमा सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात मित्रों दोस्तों नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और आप इस क्लास को अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला कोई डिवाइस। एक तो देखो अंग्रेजों की आदत बताता हूं। भारत वाले क्या करते हैं, अगर किसी एक चीज के पीछे पड़ गए ना तो हाथ काट लेंगे, फांसी खा लेंगे, मर जाएंगे। अंग्रेज कहते हैं भाई कोई बात नहीं, 15-20 साल नहीं, 7-8 जन्म नहीं, अगर 3-4 महीने भी शादी रही टूट गई तो दूसरा ब्याह करके ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता है।
ऐसे ही अंग्रेज क्या काम करते थे, अगर किसी एक अंग्रेज ने कोई प्लान विकसित किया तो उसी को चेक करते, उसमें कोई कमियां है, उसमें कोई विशेषता हम बना सकते हैं क्या, ऐसा करते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्लाइड रूल आया, वो किसका विकसित रूप था, नेपियर बोन्स का। मैंने फिर पास्क लाइन बताया, तो पास्क लाइन का एक विकसित रूप आया जिसे हम कहते हैं लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर। बनाने वाले का नाम था वोन लेबनिज। क्या था ये कैलकुलेटर, देखो अभी जो हम पास्क लाइन का यूज कर रहे थे, पास्क लाइन का विकसित रूप, पास्क लाइन का क्या है, विकसित रूप है, जिसे हम कहते हैं लेबनिज का कैलकुलेटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने क्या किया, पास्क लाइन में सुधार करके उसे गुणा करने योग्य बनाया। पास्क लाइन में इसने सुधार किया और जिससे अपन पास्क लाइन से मल्टीप्लाई करना भी क्या कर दिया दोस्तों, शुरू कर दिया। पहले पास्क लाइन से मल्टीप्लाई नहीं होता था, ठीक है। इसने उसमें सुधार करके इसे और अच्छा और काम में आने वाला बना दिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिवाइसेस के बारे में चर्चा करते हैं। जेकार्ड लूम, जेकार्ड लूम, फ्रांस के गणितज्ञ जोसेफ मेरी जेकार्ड ने कपड़े बुनने की मशीन में सबसे पहले इसका उपयोग किया। ये बात है लगभग 1800 की, लगभग 1804 तक ये गाड़ी पहुंच गई। देखो सबसे पहले जोसेफ मेरी जेकार्ड ने क्या बनाया, लूम बनाया। ये लूम कपड़े बुनने की मशीन की तरह दिखाई देता है। कब की बात कर रहा हूं, लगभग 1804 की। दिल्ली पुलिस में थोड़ी बहुत डेट काम की है, लेकिन राजस्थान पुलिस और पटवार में डेट से संबंधी सवाल कम पूछे जाते हैं। कम का मतलब ना कि बराबर ही पूछे जाते हैं। अब मैं यहां से वापस बात कर रहा हूं। सबसे पहले जोसेफ मेरी जेकार्ड ने कपड़े बुनने की लूम में पंच कार्ड का उपयोग किया। ठीक है मेरी बात। अब पूछ लेते हैं कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों पंच कार्ड का आविष्कार किया हरमन होलेरिथ। पंच कार्ड का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था साथियों हरमन होलेरिथ। दो बातें पूछी जाती है, पंच कार्ड क्या होता है। तो पंच कार्ड कीबोर्ड से पहले इनपुट आउटपुट और स्टोरेज का काम करता था। कोई पूछ ले कि पंच कार्ड क्या है, तो आप बता सकते हो कि पंच कार्ड इनपुट आउटपुट का काम करता था, स्टोरेज का काम करता था। कीबोर्ड से पहले अपन किसका उपयोग करके कंप्यूटर में इनपुट का कार्य करते थे, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि सर कीबोर्ड से पहले हम लोग पंच कार्ड का उपयोग करके ये काम किया करते थे। पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले किसमें हुआ, जेकार्ड लूम को। करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, जोसेफ मेरी जेकार्ड। अच्छा, पंच कार्ड का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, हरमन होलेरिथ। ठीक है, चलिए गुरुजी आगे बढ़ जाते हैं, इस बात को छोड़कर चलते हैं। क्या और भी कोई डिवाइस है जिसके बारे में चर्चा कर सकते हैं? भाई ये है आदमी असली तो, जिसका जिक्र किए बिना कंप्यूटर विषय की परिकल्पना करना भी गलत है। क्या नाम है उस व्यक्ति का, चार्ल्स बेबेज। क्या लगा दूं, श्री चार्ल्स बेबेज। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया।
किसकी बात कर रहा हूं? डिफरेंस इंजन की बात कर रहा हूं, जो किससे चलता था? भाप से चलने वाला सबसे पुराना इंजन था। ठीक है, इसका आविष्कार किया किसने? चार्ल्स बेबेज ने। इसे क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो चार्ल्स बेबेज को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? जी सर आ गई। आगे बढ़ जाएं। अब मुझे बताओ कि चार्ल्स बेबेज ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो आज की क्लास से ये बात क्लियर कर लो कि चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है। इसका कारण क्या है सुन लो कि इसने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। इसी वजह से इस चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और इस एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? पूर्वज कहा जाता है। आनुवांशिक गुण अगर मैं कहूं आज की मशीन में किसके हैं? तो इस एनालिटिकल इंजन के हैं। और इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? चार्ल्स, और अगला वर्ड कौन सा जुड़ जाता है? बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, ये मशीन बनाई, इसी वजह से इसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर साइंस का जनक कहा जाता है एलन ट्यूरिंग। यानी कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इस एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को प्रति वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, बोल बढ़ जाओ। अब यहां पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं मार्क फर्स्ट। किसकी बात कर रहा हूं? मार्क फर्स्ट की। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के कुछ हिस्से हैं, कुछ वाक्य हैं जिनके बारे में बात करूं। गुरुजी पढ़ता पढ़ता बोर हो गया। ठीक है, बोर हो गया तो पाइप लगा लो, पानी काट लो। ना जी ना। अब जनरल सी बात है, बोर मतलब धरती में जो बोर होती है उससे पानी निकलता है। तो सर एक बात बताओ, ये मार्क फर्स्ट क्या है? अबेकस क्या था? सर कंप्यूटर में और यंत्र में क्या फर्क होता है? सर भाप से चलने वाली मशीन कौन सी होती है? धक्का देके चलने वाली मशीन कौन सी होती है? सर दोस्तों मित्रों, मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूं जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का अर्थ ही नहीं आता है, और ना ही हम अध्यापक को ऑफलाइन में पूछ पाते थे और ना ही अध्यापक को हम ऑनलाइन में पूछ पाते हैं। तो फिर हमारा जो कंसेप्ट था वो क्लियर कैसे होगा? वो क्लियर हो गया सोनी एजुकेशन पर पढ़ने पर। वो कंसेप्ट क्लियर होगा अनुभवी अध्यापक से पढ़ने पर। वो कंसेप्ट क्लियर होगा आपको A to Z सॉल्यूशन जहां पर मिलता हो उस जगह पढ़ने पर। तो दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मैं आप लोगों के लिए बहुत जनरल सा काम कर रहा हूं, आपको बहुत साधारण सी चीजें पढ़ा रहा हूं। वो क्या है? देखो, मार्क फर्स्ट दुनिया का प्रथम यांत्रिक को बोलते हैं मैकेनिकल। कंप्यूटर, अरे यांत्रिक और मैकेनिकल का मतलब जनरेटर और जनरेटर भी डीजल गाल के चलावा। लाइट कौन चला है? वो कौन चला है? डीजल। तो जिसके हम डीजल, पेट्रोल, गैस कुछ चला भी मैकेनिकल बोला है। तो मतलब ये सबसे पहला यांत्रिक या मैकेनिकल कंप्यूटर था। भाप से भी चल सकता था, ऐसे अपन बात करते। तो आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? हार्वर्ड आइकन। याद रखना, मार्क फर्स्ट दुनिया का पहला यांत्रिक कंप्यूटर था जिसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? हार्वर्ड आइकन। कब किया? 1944 में। कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है ये? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है मेरी बात? जनरल बात करेंगे। इसके बाद कुछ और चीजें देखते हैं। मार्क फर्स्ट के बाद कौन से का नंबर आएगा? चलिए, कौन सा आ गया? ENIAC। लगभग ये 1946 की बात है। कब की बात है? 1946 में। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक
न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसे सन 1946 में प्रोफेसर एकर्ट और जॉन मैकली द्वारा बनाया गया। ठीक है, प्रोफेसर एकर्ट और जॉन मैकली द्वारा या मैकली द्वारा इसे बनाया गया। तीन बातें याद रखनी है। दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? तो क्या बताओगे? सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क फर्स्ट था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हो कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है। कब बनाया गया इसे? लगभग 1946 में। बनाने वाले वैज्ञानिकों का नाम बताओ, तो आप बता दोगे जॉन मैकली और जे एकर्ट ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं जी, बढ़ जाइए। अगला देखो क्या लिखा है? एडवेक, सिंपल सा नाम लिखा है। क्या लिख रखा है? एडवेक। वो न्यूमैन ने सन लगभग 1947 में स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर आधारित इलेक्ट्रिकल डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर विकसित किया। इसी वजह से इस वून न्यूमैन को कंप्यूटर संरचना का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर संरचना का जनक किसे कहा जाता है? इस वोन न्यूमैन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वोन न्यूमैन को कंप्यूटर की संरचना का जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं सर? आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो ये जो हिस्ट्री वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे ये आपको याद करना है, लेकिन इसका तरीका बता रहा हूं, इसके प्रश्न कैसे आते हैं वो चर्चा आप लोगों से कर रहा हूं। आपको अगर बात करूं कंप्यूटर जनरेशन की यानी पीढ़ियां, जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं या कंप्यूटर की जनरेशन है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर विकास को 5 पीढ़ियों में बांटा जाता है। कितनी पीढ़ियों में बांटा जाता है? 5 जनरेशन या 5 पीढ़ियों में बांटा जाता है। उनके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अपने पेपर में पूछे जाते हैं। ज्यादातर प्रश्नों में प्रथम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा होती है। किसी प्रोग्रामिंग भाषा का नाम देकर पीढ़ी पूछ लेते हैं। प्रथम पीढ़ी का मुख्य उपकरण कौन सा था? द्वितीय पीढ़ी का मुख्य उपकरण कौन सा था? इस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों विद्यार्थियों कि कंप्यूटर विकास की प्रथम जनरेशन कब से कब तक थी, उससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ये हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी पीढ़ी है? जनरेशन, समय, प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर, उदाहरण, ऐसे सब डिस्कस कर रहे हैं। ये 1942 से लेकर 1956 तक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी। यानी प्रथम पीढ़ी का जो समय था वो कब से कब तक था? तो आप बताओगे 1942 से लेकर 1956 तक कंप्यूटर विकास की प्रथम पीढ़ी थी। कहीं पे 55 दिया होता है, कहीं पे 56, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 41 से 55 दिया हो तब भी ये गलत नहीं है, लेकिन हाँ 38 से 42 दिया हो तो गलत है, क्योंकि इस यूनिवर्सल डेट से यहां तक आपको जाना है। प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस की अगर बात करूं तो प्रथम पीढ़ी में उपयोग में लिया गया था वैक्यूम ट्यूब। किसका उपयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। इसके अलावा प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? पंच कार्ड। याद रखने वाली बात है, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब मुख्य उपकरण के रूप में इस्तेमाल हुआ था। उसके साथ साथ पंच कार्ड का भी उपयोग हुआ था। दोस्तों पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? पंच कार्ड का आविष्कार किया था, याद है बताया था पिछली थोड़ी बहुत देर पहले, हरमन होलेरिथ ने। किसने किया था? हरमन होलेरिथ ने किया था। इसका प्रयोग या उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आप बताओगे इसका उपयोग सबसे पहले जेकार्ड लूम में जोसेफ मेरी जेकार्ड ने किया था। मैं वापस डिस्कस करना चाह रहा हूं आप लोगों के साथ
कि प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी, 1942 से लेकर 1956 तक। इसमें मुख्य उपकरण के रूप में क्या काम आया था, वैक्यूम ट्यूब काम में ली गई थी। ठीक है मेरी बात। साथ ही साथ अगर स्टोरेज की बात करूं तो किसका उपयोग किया गया था, पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। ठीक है बात यहां तक। अच्छा, सॉफ्टवेयर कौन सा था, तो प्रथम पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया, मशीनी भाषा का उपयोग किया गया। दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का नाम बताओ तो मशीनी भाषा बता देना, मशीनी भाषा कौन सी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है तो प्रथम पीढ़ी बता देना। मशीनी भाषा को सबसे पहले कंप्यूटर में लिखने वाली वैज्ञानिक का नाम क्या है, लिखने वाली वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों एडा अगास्टा। क्या नाम है, एडा अगास्टा। इसलिए इसे दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दुनिया की पहली प्रोग्रामर इस एडा अगास्टा को कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। जी सर, आगे बढ़ सकते, बढ़िए। पहली पीढ़ी के बारे में हमें कोई चीज पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए अब आते हैं पहली पीढ़ी के बाद कौन सी पीढ़ी पर, दूसरी पर। वो थी 42 से 56, तो 56 से लेकर कब तक आ गई, 64 तक। ठीक है, 56 से कब तक आ गई, 64। अब देखो कई बार 55 तक दिया आता है तो अगली को एक साल बढ़ा देते, कई बार 7 रखते, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पहली पीढ़ी में क्या काम में लिया गया था, वैक्यूम ट्यूब, याद है क्या, हाँ सर। दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर उपयोग में लिए गए ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका उपयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था विलियम शेकले। प्रथम पीढ़ी की डेट में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, नॉर्मल देख लो। हार्डवेयर प्रथम पीढ़ी में ये था, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आ गया। अब अगर मैं बात करूं प्रथम पीढ़ी का स्टोरेज डिवाइस क्या था, पंच कार्ड था। तो सेकंड पीढ़ी में क्या काम आया, तो आप कह सकते हैं मैग्नेटिक रील का उपयोग किया गया। छोटी जो टेप थी उसका इस्तेमाल किया गया। अब पूछ रहा है सॉफ्टवेयर बताओ या प्रोग्रामिंग भाषा बताओ, तो प्रथम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा के बाद सेकंड पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में बात करें तो असेंबली भाषा, कौन सी भाषा की बात कर रहा हूं, असेंबली भाषा सेकंड जनरेशन की भाषा है। साथ ही साथ कोबोल अगर नाम सुना हो, फोर्ट्रन अगर नाम सुना हो, ये तीनों की तीनों प्रोग्रामिंग भाषा सेकंड पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। ये कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका पूरा नाम क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ये जो कोबोल थी ये आपके व्यापार के लिए काम आई और ये आपके विज्ञान और गणित के क्षेत्र में काम में ली गई। याद क्या रखना है, प्रमुख हार्डवेयर क्या है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया, ये दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये दोनों बातें आपको याद रह जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड के बाद कौन सी जनरेशन की तरफ चलना है हमें, थर्ड जनरेशन की तरफ। वो चीजें हमें याद रखनी है जो स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, प्रथम पीढ़ी की डेट याद है ना, कब से कब तक थी, 42 से 56 तक। दूसरी कब आई, 56 से लेकर 64 तक। और तीसरी कब आई, 1964 से लेकर 1974 तक, 75 तक। कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें प्रमुख हार्डवेयर क्या आया, वैक्यूम ट्यूब आ गया। फिर सेकंड जनरेशन में क्या काम में लिया गया था, ट्रांजिस्टर। तो इसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर काम में लिया गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकल प्रीफर। इसका आविष्कार करने वाले का नाम था जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी ने इस आईसी का आविष्कार किया। जैसे उसके अंदर हम
मैग्नेटिक रील का उपयोग कर रहे थे, तो इसके अंदर वैसे की वैसे हम किसका उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर उपयोग करते हैं हम किसका, मैग्नेटिक टेप का। किसका उपयोग करते हैं, मैग्नेटिक टेप का। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, सी भाषा, कौन सी भाषा की बात कर रहा हूं, सी भाषा को तीसरी जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। सी भाषा का आविष्कार 1972 में करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, डेनिस रिची। यानी सी का आविष्कार 1972 में डेनिस रिची द्वारा किया गया। ये उच्च स्तरीय भाषा है। कौन सी भाषा है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। किसे कहा जाता है, सी भाषा को। और सभी भाषाओं की मातृभाषा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सभी भाषाओं की मातृभाषा के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, सी भाषा का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई सवाल मन में? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, उदाहरण भी आगे कुछ कंप्यूटर के नाम मैंने दे रखे हैं। देखो, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर तो बिल्कुल नई बहू की तरह थे। सामान्य पर्पज इनका था ही। नई बहू का मतलब, जैसे मेरी नई नई शादी हुई तो हमारे मैडम केवल मेरे से बात करती और मेरी छोटी बहन से, और किसी से बोलती ही नहीं। अगली बार जब आई तो सबसे बोलने लग गई, और अब अगली बार जब आ गई, 3-4 चक्कर काटे ना, आवाजाई भी करी तो फिर तो सब बोल देती है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ भी, सामान्य पर्पस नहीं था, केवल घर के व्यक्तियों से बात करना। अब तो जैसे कोई कोचिंग में बैठती है, संभालती मामला, तो बात कर लेती है। तो कहने का मतलब, जैसे अपन बात करें इन कंप्यूटर की, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सामान्य पर्पस के नहीं थे, क्योंकि मशीनी भाषा पर ही काम करते थे। सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए, उनके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दोस्तों, उनमें हमने व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में उपयोग लेना शुरू कर दिया। ऐसे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर और उससे आगे चले गए। सुपर कंप्यूटर का भी यहाँ पर उदय हुआ। CDC 600 एक प्रकार का कौन सा कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर है। लगभग 1964 में पहला सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने बना लिया था। भारत ने 1991 में लगभग 30 साल तक अमेरिका के बराबर आने में हमें कोशिश करनी पड़ी। चलिए आगे चलते हैं चौथी जनरेशन की तरफ। विद्यार्थियों, वर्तमान में हम जिस पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। यानी हम इस समय चौथी जनरेशन के कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1974 से लेकर 1989 तक वर्तमान में उपयोग में, लिख लीजिए अगर लिखना चाह रहे हैं तो, वर्तमान में उपयोग में लिए जाने वाले कंप्यूटर चौथी जनरेशन के कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी के हैं, चौथी जनरेशन के कंप्यूटर है। इसमें VLSI का उपयोग किया गया। V का मतलब क्या हुआ, वेरी लार्ज। एस का मतलब क्या हुआ, स्केल इंटीग्रेशन। क्या मतलब हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके साथ साथ इस जनरेशन में स्टोरेज के लिए क्या काम आने लग गया, हार्ड डिस्क काम आने लग गया, मैग्नेटिक टेप काम आने लग गया। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क बोल दिया हमने, एक ही बात है। फ्लोपी डिस्क काम आने लग गया। ये बहुत सारे डिवाइसेस इस पीढ़ी में काम आने लग गए। साथ के साथ जो सबसे मोटा सवाल है या मोटी बात है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग भी कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग भी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहले शुरू हुआ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को ही हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में बनाने वाली कंपनी कौन सी थी, इंटेल। नाम क्या था, इंटेल 4004। कितने बिट पर आधारित था, 4 बिट आधारित माइक्रो प्रोसेसर था। नॉर्मल बात एक ही है। मैंने इस बात को थोड़ा सा तेज किया क्योंकि हमने पहले इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। आप पिछले वाली कुछ क्लासेस देखेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बता रखा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले। अच्छा, इसमें हार्डवेयर वाली बात क्लियर हो गई। हार्डवेयर क्या आया, VLSI आ गया। इसमें चलते हैं, इसमें किसकी बात करेंगे हम, सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों C के बाद C++ भाषा का नाम सुन लो। C++ भाषा 1980 में जर्ने स्ट्रोस्ट्रफ ने बनाई।
ठीक है मेरी बात। एक और प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मैं बोलता हूं लोगो, नाम होता है लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड। ये बच्चों की गेमिंग भाषा के रूप में काम में ली जाती है। इसे भी हम चौथी जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जानते हैं। ये कुछ उदाहरण है, टेक्निकली ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर है। ये सुपर कंप्यूटर भी आपके इस चौथी जनरेशन के कंप्यूटर है। वर्तमान में हम जो काम में ले रहे हैं ये भी चौथी जनरेशन के कंप्यूटर है। विद्यार्थियों, कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर होंगे उसमें मानव की तरह सोचने और समझने की शक्ति होगी, मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि पर आधारित होंगे। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट आज के सेक्शन को एंड करते हैं। बस इतनी सी बात हमें और सुननी है। क्या बात है, देख लो आप सभी लोग, हम साधारण बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 5वीं पीढ़ी कब से कब तक थी? 1989 से अब तक, आज की तारीख 10/10/2020 तक ये क्या है, 5वीं जनरेशन है। उसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? VLSI का। इसमें किसका हुआ? ULSI का। V का मतलब वेरी होता था, इसका क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्टोरेज के लिए क्या काम में लिया गया? हार्ड डिस्क भी काम आ रही है वो की वो। साथ ही साथ एक क्लाउड स्टोरेज नया वर्ड आ गया। साथ ही साथ हम कहें कि हम SSD हार्ड डिस्क का भी उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। तो एक और नाम लिखूं तो वर्चुअल मेमोरी का भी प्रचलन हो गया है। ये सब चीजें इस 5वीं जनरेशन में आ रही है। अब अगर कहूं सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग भाषा की, तो आपकी जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन सी है? जावा है या कौन सी है? HTML है। जावा और HTML जैसी प्रोग्रामिंग भाषा को हम लोग प्यारे विद्यार्थियों 5वीं जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। और कहा जाता है 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर को हम कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर की संज्ञा देंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होंगे। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको आज का सेक्शन समझ आया। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैंने आप लोगों से खूब सारी बातचीत की है। जैसे ही हमारा ये सेक्शन खत्म होता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का, इसके जस्ट बाद मैं आपका एक टेस्ट लूंगा, मतलब क्वेश्चंस की व्याख्या करवा दूंगा, जिससे आप लोगों को इससे संबंधित सवालों में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। आज की क्लास में, आज के सेक्शन में हम इतनी ही बात करेंगे। एक बार फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए आगे एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।